आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देखना है पार्ट 2 इकोनॉमिक सर्वे का, राजकोषीय व्यवस्था और राष्ट्रीय तुलना। ठीक है ना, ये सब देखेंगे। आप लोग जैसा जानते हैं, आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो उसी तरह वीडियो बनाते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ आप बजट सर्वे समझ, पहले ये सब समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना पूरा, तो उससे पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद तो आपको दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पब्लिक फाइनेंस। इस चैप्टर पढ़ने के बाद ना तो आपको इकोनॉमिक सर्वे का बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए, सरकार के वित्त को लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त कहते हैं। तो सरकार का वित्त है ना, उसको क्या कहते हैं? लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त कहते हैं। अर्थशास्त्र के इस क्षेत्र में सरकार की प्राप्तियां, सरकार का प्राप्तियां क्या होता है? जो इनकम हुआ सरकार का, खर्च हुआ, सरकारी घाटे हुआ आदि महत्वपूर्ण विषय में सम्मिलित किया गया है। सरकारी प्राप्तियां दो प्रकार की होती है, एक राजस्व प्राप्तियां, एक पूंजीगत प्राप्तियां। अब पहला देखेंगे राजस्व प्राप्तियां, है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो देखेंगे हम लोग, पहला ये है। देखिए, सरकार आय प्राप्ति जिसके लिए ना तो सार्वजनिक देयताएं बढ़ानी पड़ती है और ना ही सार्वजनिक संपत्ति कम करना है। सार्वजनिक देयताएं मतलब हुआ ना सरकार को लोन लेना पड़ेगा, ना कोई सरकार अपनी संपत्ति जैसे रेलवे का कोई स्टेशन ये सब नहीं बेचना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हुआ। इससे क्या होता है? प्राप्तियां समझ लीजिए आप लोग सिंपल भाषा में, इनकम। क्या समझ लेंगे? इनकम। ठीक है, चलिए देखिए, राजस्व बढ़ेगा, आय भी बढ़ेगा इससे। ये जो है ना दो प्रकार का होता है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार देखेंगे। देखिए यहाँ पे राजस्व प्राप्तियां, कर और गैर कर। देखिए पहले टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू जो होता है कर राजस्व, पहले किसको बोलते हैं? कर राजस्व। इसमें देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर प्राप्त आय, जो प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर से जो आय प्राप्त होता है तो उसी को कहते हैं। ये जो है ना कर राज्य को दिया जाने वाला एक तरफा अनिवार्य भुगतान है ना। सरकार एक तरफा कर देगा, सरकार इसके बदले आपको कुछ सुविधा नहीं देगी। ठीक है ना, ये कर आपको देना ही पड़ेगा, जिसके लिए राज्य को करदाता को कोई वस्तु सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, तब भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ दूसरा है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर राजस्व। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? शुल्क आता है, दंड आता है, ब्याज, लाभांश और बाह्य अनुदान। ठीक है ना, लाभांश सरकार को देता है। ठीक है ना, ये सब हुआ। देखिए इसमें दो प्रकार बताया, राजस्व प्राप्तियां में दो प्रकार बताया। कैसा होता है? एक होता है कर राजस्व, एक गैर कर राजस्व। एक कर के माध्यम से सरकार राजस्व प्राप्त करता है, वो गैर कर के माध्यम से राजस्व प्राप्त करता है। अब देखिए प्रत्यक्ष कर, अब हम देखेंगे सबसे पहले किसमें देखेंगे? इसी में देखेंगे, इसमें देखेंगे। ठीक है ना, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर है ना, प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनका भार को अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर ये आदमी पे लग रहा है, एम नाम के आदमी पे लग रहा है, तो इसी को देना पड़ेगा, ये दूसरे आदमी को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये होता है। ये कर सामान्यतः आय, संपत्ति और संपत्तियों के लेन देन पर लगता है। इसमें कुछ डायरेक्ट टैक्स का कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स, इसको क्या करते हैं? आयकर कहते हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा, इसमें याद रखना है कि कौन लगाता है? केंद्र सरकार द्वारा लोगों की आय पर लगाया जाता है। ठीक है ना, इसमें कृषिगत आय को छोड़कर इस आय को कहते हैं पीआईटी बोलते हैं। पीआईटी मतलब इनकम टैक्स है ना, पर्सनल इनकम टैक्स भी कहते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, याद रखिएगा। एक होता है कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है ना, कॉर्पोरेशन टैक्स निगम कर। यह जो है केंद्र सरकार द्वारा कंपनी के मुनाफे पर लगाया जाता है, तो सीआईटी कहते हैं। सीआईटी किस क्या होते हैं? कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ठीक है ना, ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ये भी याद रखिए ना। ये सब कौन टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, उसी को देना पड़ेगा, दूसरा को ये हस्तांतरित नहीं कर सकता है टैक्स को। कैपिटल गेन टैक्स, तीसरा टैक्स कौन है? कैपिटल गेन टैक्स। पूंजीगत लाभ कर, ये केंद्र सरकार द्वारा संपत्तियों के विक्रय से होने वाले आय और लाभ पर लगाया जाता है। जैसे शेयर, घर, हम ये सब जो ना पूंजी इधर बेच रहे हैं, ये सब पर ये बेचे, फिर इसको बेचे, उससे जो मुनाफा होगा ना उस पर सरकार टैक्स लगाती है। ये भी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो आपको मैं 3 टैक्स बता चुका हूँ जो केंद्र सरकार लगाती है। पहला टैक्स क्या होता है? आयकर, दूसरा होता है निगम कर, तीसरा होता है पूंजीगत लाभ कर।
ये तीनों कौन लगाती है? केंद्र सरकार। अब है लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स कौन है? ये भूमि एवं भवन कर। जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाउस टैक्स भी बोलते हैं। तो कौन लगाता है? नगर निगम आदि स्थानीय संस्था द्वारा लगाता है। जैसा पता ही होगा नगर निगम ये सब कौन लगाती है? ये नगर निगम द्वारा लगाया जाता है। ये क्या एक मुश्त, मुश्त मतलब क्या है? एक वो अनुमान मान लेती है इतना हमको देना है, ठीक है, लमसम होता है तो वो होता है। एक होता है भू राजस्व, ठीक है ना। भू राजस्व क्या होता है? ये जो इम्पोस्ट ऑन कृषि जोते जोते हुए खेतों पे लगाया जाता है, जिसमें कृषि हो रहा है, ठीक है ना। ये कौन लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ये भी एक कैसा है? लमसम है, ठीक है ना। लमसम मतलब वो एक अनुमान है, उसके मुताबिक आपको देना पड़ेगा। अब देखिए, अब दूसरा आप देखते अप्रत्यक्ष कर, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। जैसे जीएसटी है, कोई सामान है उस पर जीएसटी लगा हुआ है, तो जो खरीदा उसको उसको नहीं देना पड़ेगा। मतलब जैसे ये समझिए, आपको बता देते, एक मोबाइल है, मोबाइल पे कुछ जीएसटी लग गया, मान के चलिए आप लोग मोबाइल पे जीएसटी लगा दिए, है ना, मोबाइल पे जीएसटी लगा हुआ है, तो दुकानदार को नहीं देना, ये ग्राहक को देना है, ठीक है ना। इसको देना है, ग्राहक को देना है। तो ये होता है। देखिए, द इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन टू अदर। उसमें क्या था? डायरेक्ट टैक्स में था कि आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसमें क्या ट्रांसफर कर सकते, ठीक है ना। These tax are imposed on the sale or production of good and product। प्रोडक्शन जो कराएंगे ना गुड एंड प्रोडक्ट्स का, उस पर भी लगता है, ठीक है ना। कर भार ट्रांसफर हो सकता है, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन विक्रय पर लगाया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, प्यारा से कमेंट दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और थोड़ा थोड़ा दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स है तो इसमें देखिए कौन कौन है। जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज है, स्टेट एक्साइज है, स्टेट एक्साइज ऑन वाइन, ठीक है ना, शराब, शराब पे भी। देखिए, दुकानदार को शराब जो होता है वो किसको देना पड़ता है? दुकानदार को नहीं लगता टैक्स, किसको देना पड़ता है? जो उसका सेवन करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रगतिशील। देखिए, ये जो है ना, दिखा देते रुकिए, पहले देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए डायरेक्ट टैक्स जो है प्रगतिशील बनाया जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर स्वरूप से ही प्रतिगामी है, ठीक है ना। प्रगतिशील मतलब एक ये बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या है? प्रतिगामी है। द चेंज इन डायरेक्ट टैक्स नॉट इम्पैक्ट प्राइस। देखिए, जब आपको डायरेक्ट टैक्स मतलब किसी पे होगा ना, लगेगा, तो उस पे प्रोडक्ट जो होता है उसका दाम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपको वही जब अप्रत्यक्ष कर बढ़ जाएगा या घट जाएगा, उससे क्या वस्तु और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इसको प्रगतिशील कहते हैं डायरेक्ट टैक्स को, और इसको कहते हैं प्रतिगामी टैक्स। देखिए, अप्रत्यक्ष कर कौन कौन? देखिए, सीन गुड्स जो होता है ना, अनएथिकल कंज्यूमर प्रोडक्शन के लिए, तो उस पे ये लगाते हैं, ठीक है ना। सीन गुड्स पे भी अप्रत्यक्ष कर लगता है, बहुत भारी भरकम लगता है। डिमेरिट गुड्स पे भी लगता है, जो निगेटिव इम्पैक्ट ऑन अदर पे जो डालता है। लग्जरियस टैक्स भी है, इनका उपभोग आवश्यक नहीं, ये सब पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, ठीक है ना। आयातों से घरेलू वस्तुओं की रक्षा करना, संरक्षण के लिए कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। देखिए, कोई गाड़ी देखिएगा जो, मतलब अगर यूट्यूब को देखते होंगे तो स्पोर्ट बाइक जो बाहर से मंगाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स है, ठीक है ना। मतलब अंदर लाने के लिए, इंडिया में लाने के लिए, ये सीमा इंडिया का, उसके अंदर लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ा, उससे दोगुना दाम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इससे क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होता है? आयात से घरेलू, मतलब जो सामान मंगा रहे हैं ना, मतलब उससे घरेलू वस्तु बच जाए। देखिए यहाँ पे, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बाबा पीसीएस है 07, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पे को मिल जाएगा। एक होता है लफर कर्व, ठीक है ना, थोड़ा जान लीजिए लफर कर्व क्या होता है। करों की दरों और कर राजस्व के मध्य संबंध बताता है। खाली आपको याद रखना है, करों की दरों और कर राजस्व के मध्य क्या बताता है? संबंध बताता है। लफर कर्व क्या होता है?
ये याद रखना पड़ेगा। देखिए 2 3 4 टाइम मान लिए, ठीक है ना, ये टाइम मान लिए। अब देखिए अभी हम इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कर राजस्व बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कर राजस्व बढ़ाएंगे तो टैक्स धीरे धीरे जाके कम होते जाएगा, ठीक है ना, एक सीमा के बाद वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा, रोक रोक दिया जाएगा, ठीक है ना। क्यों कर कर रोक दिया जाता है, काहे नहीं बढ़ने टैक्स दिया जाता है? उसका कारण है कि अगर आप जैसे अंबानी बहुत कमा रहे, बहुत पैसा हो गया उनको, बहुत पैसा हो गया, उनमें ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो वो इस सीमा के बाहर अगर वो कमाते हैं तो ज्यादा टैक्स हो जाएगा, तो वो क्या करें, काम करना बंद करें, इसलिए क्या करते हैं, एक सीमा के बाद टैक्स को कम करना चाहिए या उसको खत्म हो जाता है, ठीक है ना। कर की दरों में लगातार बढ़त राजस्व को लगातार नहीं बढ़ाता, ये बता रहा है। एक बिंदु के बाद राजस्व कम होने लगता है। कारण क्यों है ये बताए ना आपको, अंबानी बंद कर देगा काम तो कैसे चलेगा। कर की अत्यधिक ऊंची दरों पर लोग काम बंद करके आराम करने लगेंगे और अधिक अधिक वरीयता देने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए हम राजस्व, आपको हम क्या बताए अभी, राजस्व प्राप्तियां बता चुके हैं, इसके बाद बताएंगे पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक। देखिए यहाँ पे सरकार को मिलने वाली वह आय जिसकी प्राप्ति के लिए या तो सार्वजनिक संपत्ति को विक्रय करना पड़ेगा या सार्वजनिक देयताओं को बढ़ाना पड़ेगा, लोन को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, संपत्ति को बिक्री करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा आप लोग। विनिवेश क्या होता है, विनिवेश पहले जान लीजिए क्या होता है। देखिए इसमें पहला आता है विनिवेश, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल के प्राप्तियां विनिवेश आता है, पब्लिक इंटरप्राइजेस इक्विटी को सेल करना। निवेश के विपरीत है, निवेश क्या, निवेश के विपरीत है, किसी कंपनी संगठन या सरकार द्वारा अपनी संपत्ति संस्था में हिस्से को बेचना, समाप्त करना या उसमें से बाहर निकलना, इसको विनिवेश करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे अब दूसरा क्या है, ऋणों की वसूली, दूसरा क्या है, ऋणों की वसूली प्राप्तियां में आता है। जैसे ए है, ए के लिए संपत्ति है, जैसे हम इतना रुपया मेरे पास, ए के लिए संपत्ति लेके हम इसको दिए, तो बी के लिए देयताएं हो गई, क्या हो गया बी के लिए, ये लोन हो गया, तो यही है। एनपीए, एनपीए आपको सुने होंगे, बैंक जो 90 कितना दिन होता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, तो लेकिन जनरली नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, याद रखिएगा। चलिए आप देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट में जो आता है, रिसिप्ट में आता है जो तीसरा है मार्केट बोरोइंग, ठीक है ना, बाजार से उधार लेता है। देखिए अगर आंतरिक लिया, चलिए रुकिए 1 मिनट, अगर ये आंतरिक लोन ले रहा है तो आरबीआई से लेगा, अगर बाहर किसी से लेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेगा। आंतरिक उधार के लिए आरबीआई द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि के सरकारी बॉन्ड जारी किए जाते हैं और इन्हें दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां भी कहते हैं, ठीक है। 1 ईयर का जैसे एस गवर्नमेंट, सेवियन ग्रीन बॉन्ड, ये सब आता है। अब देखिए अदर लायबिलिटीज, अन्य देयताएं क्या होता है, अल्प बचत जमाए संग्रह, जैसे इसमें होता है भविष्य निधि जमाए, राष्ट्रीय बचत पत्र, जैसे किसान विकास पत्रा, डाक जमाए, ये सब जो ना सुकन्या योजना, ये सब जो होता है अन्य देयताएं में होता है। क्या समझ आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ते। एनडीसीआर क्या होता है? एनडीसीआर का वे सरकारी आय होती है जिनमें सरकार को कोई नया कर्ज नहीं बढ़ता है, ना ही कोई देयताएं उत्पन्न होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं एनडीसीआर। तो पहला और दूसरा को क्या बोलते हैं, एनडीसीआर बोलते हैं। तो पहला दूसरा कौन है? पहला देखिए विनिवेश है, दूसरा क्या, ऋणों की वसूली। इससे सरकार क्या होता है, ना नया कर्ज बढ़ता है और ना ही नया कोई देता है, लायबिलिटी उत्पन्न होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये जो मैं बताया। एनडीसीआर नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। आप लोग को इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स थोड़ा इंग्लिश शब्द कोश का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे। सरकारी खर्च, आप खर्च को भी 2 प्रकार में, ये तो क्या पूंजीगत प्राप्ति। आय कहाँ कहाँ जाता है, आय आपको पता है 2 प्रकार के, हो गया राजस्व वाला, एक हो गया पूंजीगत प्राप्तियां वाला, ठीक है, राजस्व प्राप्तियां वाला, पूंजीगत प्राप्ति वाला। सरकारी खर्च भी 2 प्रकार का, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च होता है। राजस्व खर्च क्या बोलते हैं, ऐसे सार्वजनिक खर्च जो
जो जो ना तो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करता है और ना सार्वजनिक संपत्ति को कम करता है, ना सार्वजनिक संपत्ति बढ़ाएगा ना उसको कम करेगा। तो उसमें क्या क्या करता है? ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन, सब्सिडी, अनुदान और किसानों की ऋण माफी। जैसे क्या कोई संपत्ति बढ़ा इस सबसे? नहीं ना बढ़ा, ना इससे सरकार सार्वजनिक संपत्ति कम हुआ, ठीक है ना, ये सब याद रखना। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, कैपिटल एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सार्वजनिक खर्च जो या तो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करता है या सार्वजनिक देयताओं को कम करता है। ये पूंजीगत खर्च है, ठीक है ना, सरकार का। इससे क्या होता है? सार्वजनिक संपत्ति बनेगा, ये तो अच्छा है, थोड़ा सार्वजनिक संपत्ति बनेगा तो अच्छा है ना, संपत्ति बनेगा या सार्वजनिक देयताएं कम होगा, ये अच्छा है। जीएफसीएफ फिक्स एसेट होता है। अगर आप जीएफसीएफ नहीं जानते तो पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, आप उससे समझ जाइए जीएफसीएफ क्या होता है। सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होगा, जैसे कि एयरपोर्ट बनेगा, अच्छा बात है, एयरपोर्ट बनेगा तो सुविधा बढ़ेगी। ऋणों की पुनर्भुगतान, पुनर्भुगतान क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक उधारकर्ता ली गई राशि को ब्याज सहित ऋणदाताओं को वापस करता है, ये भी अच्छा बात है। लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट एंड पीएसयू एक्सेट्रा, विदेशी सरकार, राज्य सरकार, लोक उपक्रम आदि का ऋण देना, ये सब भी आता है। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, ये आप लोग को रट लेना है, मैं बोल रहा हूँ तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रभावी पूंजी खर्च क्या होता है? टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, टोटल एक्सपेंडिचर कुल पूंजीगत खर्च, क्या बोलेंगे? कुल पूंजीगत खर्च, ठीक है ना, प्लस क्या कर देना? कैपिटल ग्रांट टू स्टेट, जो हम लोग सरकार को जो ग्रांट देते हैं, मतलब अनुदान देते हैं, उसको जोड़ देना। इसमें खाली एक में देखिए जोड़ है यहाँ पे, जैसे कि इसमें जोड़ है तो इसमें ध्यान दीजिएगा। सरकार को जो कैपिटल जो ग्रांट्स जो स्टेट को दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? संपत्ति निर्माण के सर पे दिया जा रहा है, ठीक है ना, अनुदान। अब देखिए पहले इसको ये समझ गए, अब आगे थोड़ा बढ़ते। सरकार ना कुछ साल से ऐसे अपना जो योजना चला रही है उसको बांटी वर्गीकरण किया गया। देखिए सार्वजनिक खर्च का नया वर्गीकरण, देखिए एक स्कीम एक्सपेंडिचर हुआ, नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। केंद्रीय प्रायोजित योजना या केंद्र क्षेत्र योजना, केंद्रीय प्रायोजित योजना जो होता है सेंट्रल स्पॉन्सर, में केंद्र भी पैसा देती है, राज्य भी देती है। तो केंद्र क्षेत्र योजनाएं हैं सिर्फ केंद्र पैसा देती है, ठीक है ना। इसमें कुछ बांटा गया था। कोड ऑफ द स्कीम है ना, स्कीम पहले 6 है, कोर स्कीम जो कोड ऑफ द है, ठीक है ना, द है, कोर स्कीम है 20, ऑप्शनल स्कीम है 2, टोटल जो सरकार का 28 है। ये वर्गीकरण किया गया 17-18 से किया गया, 2017-18 से ये किया गया। और अन्य देयताएं में क्या क्या आता है? ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन, रक्षा खर्च, अनुदान कुछ छोड़कर, ठीक है ना। ये बजट बजट 2023-24 का है, 722 है, इसमें डाटा याद रखा है, ये याद रखिए थोड़ा सा ना। अब देखिए ये जो लाया ना सब ग्रुप ऑफ नीति आयोग, मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ठीक है ना, इन्होंने बताया। अब यहाँ पे आप लोगों का आप मेन टास्क स्टार्ट हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, और लोग सवाल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए सरकारी घाटे के प्रकार, पहला पढ़ेंगे हम लोग राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जो होता है ना, ये होता है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में समझ गए ना, टोटल कुल राजस्व खर्च माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो राजस्व घाटा जो बोलेंगे ना, तो कितना रेवेन्यू से खर्च किए है और कितना टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त की है, तो ये दोनों के बीच का अंतर को क्या बोलते हैं? राजस्व घाटा, याद हो गया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी जो राजस्व घाटा बोलेंगे ना, तो राजस्व घाटा, ये देखिए राजस्व घाटा निकाले ना, तो राजस्व घाटा आएगा, उसके बाद आएगा राज्यों को पूंजीगत अनुदान। राज्यों को पूंजीगत अनुदान जो राज्य को हम लोग ना ग्रांट्स के रूप में दिए हैं, वो सब आएगा।
अब होता है राजकोषीय घाटा, ये याद खोजिएगा, राजकोषीय घाटा। इसमें क्या होता है, कुल खर्च माइनस रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब राजस्व प्राप्तियां, प्लस आपको शुरुआत में बताए थे एनडीसीआर, शुरुआत में बताए थे एनडीसीआर। और इसमें कौन कौन, इसमें दो ही शामिल है, तीसरा और चौथा नहीं सामान्य है ना। तीसरा मार्केट बोरोइंग और अदर लायबिलिटी उसमें शामिल नहीं है। इसमें क्या शामिल है, विनिवेश और ऋणों की वसूली, ये दोनों शामिल है इसमें। इसको जोड़ के राजस्व प्राप्तियां और एनडीसीआर को, ये दोनों को जोड़ के और टोटल खर्च से हम लोग घटा देते हैं तो प्राप्त हो जाता है। देखिए राजस्व घाटे की अवधारणा सुझाव सुखमय चक्रवर्ती समिति द्वारा किया। राजस्व घाटा सरकार की उधार की आवश्यकता को दर्शाता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार राजस्व घाटे की गणना करते समय बाजार से उधार और अन्य देयताओं को सरकारी कुल आय में सम्मिलित नहीं किया। हम बताए ना, तो मार्केट बोरोइंग बताए थे वो, और अदर लायबिलिटीज को हम लोग उसमें शामिल नहीं करते। और देखिए बजट घाटा, सुनने में बजट घाटा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कुल खर्च और कुल खर्च में कौन होता है, दोनों खर्च है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों प्राप्त होता है। और टोटल रिसिप्ट इन इंक्लूडिंग एमबी क्या होता है, मार्केट ब्रोइंग और अदर लायबिलिटी, इसको सम्मिलित करके टोटल खर्च दोनों उधर दोनों साइड कर लेंगे। कुल प्राप्तियां कुल राजस्व खर्च दोनों कर लेंगे ना, तो हमको जो प्राप्त होगा वो बजट घाटा प्राप्त होगा। वर्तमान में शून्य बजट की नीति का अनुकरण कर रहे हैं हम लोग। बजट घाटा जो मौद्रिक घाटा भी कहा जाता है, बजट घाटा क्या होता है, मौद्रिक घाटा भी कहा जाता है। अगर सुनेंगे प्राइमरी डेफिसिट, जो प्राथमिक घाटा क्या होता है। अब हम लोग आ चुके हैं जिसका आप लोग इंतजार था, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का डाटा पढ़ेंगे आप, आपको समझ आएगा, मजा भी आएगा। ठीक है ना। प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा मैं शुरू बताया, देखिए यहाँ पे राजकोषीय घाटा पहले देख लेते हैं। आपको राजकोषीय घाटा कहाँ गया, राजकोषीय घाटा क्या हुआ, टोटल खर्च और रेवेन्यू प्राप्तियां। ठीक है ना, इसमें दो चीज शामिल हो जाता है। ठीक है ना, पूंजीगत प्राप्तियां में कौन दो शामिल है, विनिवेश और ऋणों की वसूली प्राप्त कर लेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ना राजकोषीय घाटा घटा के इंटरेस्ट पेमेंट ब्याज भुगतान कर देंगे तो आ जाएगा। अब आप लोग लाइक कर दीजिए। अब आप लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बस छोटा सा है, आपको याद करा देते हैं तुरंत ही। ठीक है ना, थोड़ा इसको हटा देते हैं क्योंकि इसको कॉपी कर लेते, कॉपी होगा, ये कॉपी कैसे होगा, चलिए छोड़िए, पढ़ते हैं अपना लोग। देखिए आप, अब डाटा को मैं एक बार चेक भी कर लूँगा, डाटा कुछ गलत नहीं हो। ठीक है ना, मोबाइल से मैं चेक कर लेता हूँ, डाटा भी खोल लेता हूँ। चलिए डाटा भी खोल लिया। देखिए राजस्व प्राप्तियां जो होता है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप लोग। राजस्व प्राप्तियां आप लोग समझ गए राजस्व प्राप्तियां क्या है। देखिए इसको याद करना, तोड़ के 218 और 658, 218 658, बोलिए 218 658, 218 658, 218 658। राजस्व प्राप्तियां मेरे साथ बोलिए, आपको याद नहीं होगा तो बोलिए, कहे थे हम। राजस्व प्राप्तियां बोलेंगे 218 658, 218 658, 218 658, 218 658। ये जीएसडीपी कितना परसेंट, 22%। जीएसडीपी कितना, 22%। 218 658। अरे पूंजी प्राप्तियां कितना है, 66 165, 66 165। पूंजी प्राप्तियां कितना है, 66 165। बोलिए 3 4 और 66 165, 66 165, 66 165। यही कुछ डाटा ही याद करना है ना, तो बोल के याद कर लीजिए, 66 165, 66 165। और ये जीएसडीपी कितना है, 6.7% है। ठीक है ना। आप देखिए कुल व्यय मतलब कुल खर्च कितना हुआ, ये सरकार प्राप्त किया है। कुल व्यय कितना किया, 281 और 939 है ना। 281 कुल व्यय कितना सरकार कहती है, 281 939, 281 939, 281 939, 281 939, 281 939, 281 939। कितना है जीएसडीपी का, 28.4%। राजस्व क्या हुआ, 215 और 05, 215 05, 215 05, 215 05। कुल व्यय का कितना है,
77.7%, 77.7% है, ठीक है ना। पूंजी व्यय कितना है, 62,924, 62,924। पूंजी व्यय कितना है, 62,924, 62,924। ये कुल व्यय का 22.3% है। कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, 22.3% है, ठीक है। कुल व्यय का कितना है, 22.3% है। और जीएसडीपी का पूछेंगे तो 6.3%, 6.3%। अब देखिए यहाँ पे कुल उधार जो सरकार लेती है वो कितना लेती है सब, बिहार सरकार 86,000, 86 को तोड़ दिए नहीं तो इसे भूल जाएगा आप लोग, ये पूरा याद करना है ना। तो इसको हम लेते हैं यहाँ से 800, 860, 49, 860, 49, 860, 49, 860, 49, 860, 49, 860, 49, 860, 49 से याद कीजिए। जीएसडीपी कितना है, 6.7%, 6.7%। देखिए बकाया ऋण कितना है, सरकार ऋण नहीं दी है, बकाया ऋण बचा हुआ है, ठीक है। 374, 134, 374, 134, 374, 134, 374, 134 याद रखिएगा। जीएसडीपी का 37.7%, 37.7%, 37 कितना याद रखना है, 7%। अब देखिए सकल राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटा बताए ना, आप लोग समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। तो अगर नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, समझ आ जाएगा। पीडीएफ में थोड़ा पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा। कितना है, 41,223। कितना कितने हैं, सकल राजकोषीय घाटा क्या हुआ, 41,223, 41,223। तो जीएसडीपी का कितना है, 4.2%, 4.2%, 4.2% है। प्राथमिक घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा कितना है, 21,544, 21,544। और जीएसडीपी का कितना है, 2.2, देखना। अब देखिए राजकोषीय घाटा सरकार की उधार की आवश्यकताओं को दिखाता है ना, बताए थे आप लोगों को। राजस्व घाटा क्या है, राजस्व घाटा कितना है, 357 करोड़, ठीक है। सी में सब CR है, करोड़ है, 357 करोड़, 357 करोड़, बस थोड़ा ही बच गया है। अब ये देख लेंगे। अब देखिए पहले जो है नेशनल से कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग क्या क्या मिल रहा है, ठीक है ना। नेशनल कंपेरिजन बेंचमार्क कर रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ जो है भारत की जीडीपी 2024-25 के लिए स्थिर कीमतों पर, है ना। भारत की जीडीपी कितना 6.5 है, ठीक है, 6.5 है। और वर्तमान कीमतों पे मतलब वर्तमान कीमतों पर के लिए स्थिर कीमतों पर 6.5 है। दोबारा आ गया पीडीएफ में, ठीक है ना। वर्तमान कीमत कितना है, 9.8% है। तुलना में बिहार की काफी मजबूत है, बिहार की स्थिति क्या है, वह बिहार काफी अच्छा मजबूत स्थिति में दिख रहा है। तो ये खुशखबरी हम लोगों के लिए। पोस्ट कोविड बाउंस है ना, बाउंस, ठीक है ना। कोविड-19 के बाद ना 22 से 23 के में बिहार की वर्तमान कीमत पे 17.9% की भारी वृद्धि दर्ज की गई, जो भारत का कितना 14% ही वृद्धि से अधिक है। कितना दशमलव हम लोग का बहुत अच्छा, देखिए सकारात्मक, कहीं कहीं सकारात्मक भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। 17.9% की भारी वृद्धि हुई है और भारत का 14% की वृद्धि हुई बस। इनकम गैप जो है बिहार की प्रति व्यक्ति आय NSDP में राज्यों को अखिल औसत का 31.7%, कितना है, 31.7%, 31.7% याद रखिएगा आप लोग। अब थोड़ा ही बच गया है। दीर्घकालिक विकास जो हुआ है, देखिए 11 से लेकर 25 के बीच प्रति व्यक्ति GSDP 9.5% और स्थिर कीमतों पर 4.4% है। बिहार की प्रति व्यक्ति NSDP 7.9% वार्षिक दर से बढ़ी है, जो अखिल भारतीय औसत को पीछे छोड़ती है। देखिए आप लोग अब ये वीडियो समाप्त हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अब मेरा पढ़ाने का ये नया तरीका कैसा लग रहा है। यूट्यूब पे सब पढ़ाते हैं, खाली बजट याद कराएंगे, समझ में आना चाहिए ना। जब समझ नहीं पाएगा तो याद कैसे होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये तरीका आपका अच्छा है तो कमेंट में बताना, राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।